आज हम लेके आए हैं यूपीएसआई और बिहार दरोगा का एक प्रैक्टिस सेट जिसमें हमारे 30 क्वेश्चंस हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से इसमें मेंशन करी हुई। बहुत सारे जो हैं इसमें हमने इमेजेस ऐड किए हैं जिससे आपको क्या होगा समझने में बड़ी आसानी होगी। मेरा नाम है पंकज यादव। तो हम आज का अपना जो है ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन दे रखा है मेहरगढ़ से, हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से और कालीबंगा से। तो कपास का जो प्राचीनतम जो साक्ष्य था वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। जो कपास का दोस्तों जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो प्राप्त हुआ था हमें मेहरगढ़ से। कहाँ था ये? पाकिस्तान में था। मेहरगढ़ कहाँ था ये? पाकिस्तान में था। ठीक है, तो हमको क्या हुआ, कपास का यहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो आप इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इतिहास में चोल शासक किस प्रकार की प्रशासन के लिए प्रसिद्ध हैं या प्रसिद्ध हैं। आज के जो इतिहास में चोल शासक कौन से प्रशासन पद्धति के लिए क्या थे, फेमस थे वो? पहला केंद्रीय प्रशासन के लिए, बी नगरीय प्रशासन के लिए, सी जो है प्रांतीय प्रशासन के लिए और डी जो है ग्राम प्रशासन के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए जो चोल शासक थे वो किसके लिए फेमस थे। चोल शासक फेमस थे ग्राम प्रशासन के लिए। इनको बोलते थे लोकल, जो है लोकल सेल्फ जो है गवर्नमेंट। ये क्या थे? ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ पर जो प्रशासन की इकाइयाँ थी मतलब छोटे से छोटी इकाइयाँ ग्राम से शुरू होती थी। तो चोल शासक किसके लिए फेमस थे? ग्राम प्रशासन के लिए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चंस आप क्या करिए, याद रखिए। एग्जाम में ऐसे कि एज इट इज आ जाएंगे क्वेश्चंस ये। ठीक है, हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने भू राजस्व के निर्धारण के लिए कृषि योग्य भूमि की माप जोख करवाई थी? यहाँ पर माप लिखा, जो जोख लिखा, जो लिखा हुआ जो कि जोख होगा, माप जोख करवाई थी। ठीक है, तो कौन सा शासक था? सुल्तान था जिसने क्या करी, कृषि योग्य भूमि थी उसकी क्या करी थी, माप जोख करवाई थी। तो पहला दे रखा है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो जो सर्वप्रथम जो सुल्तान था जिसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए कृषि योग्य भूमि का जो माप जोख है, हम उसका माप जोख करवाया था, वो था कौन? वो था अलाउद्दीन खिलजी। आप इसको याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, राजस्व सुधारों के लिए बहुत सारी चीजें करी थी। उसने सर्वप्रथम जो मिल्क हो गई, इनाम हो गई, ये सब जो दान में दी हुई थी, मिल्क हो गई, इनाम हो गई, वक्फ, ये जो इसके अंतर्गत जो दान में दी गई थी जमीनें, वो क्या किया, उसने सब दोबारा वापस ले लिया है सब लोगों से जिनको दान दिया गया था। उसको क्या बना दिया, खालसा भूमि। याद रखिए, क्या भूमि बनाया था? खालसा भूमि। खालसा भूमि क्या होती थी? गवर्नमेंट के अंडर होती थी, यानी कि उसके प्रशासन के अंदर होती थी। सबको क्या बना दी? खालसा भूमि। आप इस चीज को भी याद रखेंगे। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से निम्न में व्यापारियों के आगमन का क्रम है जो हमारे देश में आए ये। तो कौन सा व्यापारी सबसे पहले आए? इसे ऑप्शन ए है डच, बी पुर्तगाली, सी जो थर्ड है अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो सबसे पहले कौन आए थे? तो आपको ये बताना है सबसे पहले कौन कौन आया था, व्यापारी कौन से पहले आए थे। तो पहले जो आए थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे। पहले जो आए हमारे इंडिया में वो पुर्तगाली थे। सॉरी, हमारे यहाँ पहले कौन आए? पुर्तगाली पहले आए हमारे यहाँ, पुर्तगाली। ठीक है, आप इसको याद रखिए। उसके बाद कौन आया? डच आए। उसके बाद कौन सा? अंग्रेज आए। उसके बाद आए कौन से? डैनिश। और अंत में आए हमारे यहाँ से फ्रेंच। ठीक है, तो अंत में हमारे यहाँ फ्रेंच आए। तो हमारा ऑप्शन देखिए कौन कौन सा है। पहला पुर्तगाली यानी कि ऑप्शन 2 बन रहा है, ऑप्शन 2। दूसरा कौन सा? डच यानी कि ऑप्शन 1 है, वो 1 पे है। अंग्रेज यानी कि ऑप्शन 3 पे है। देखो इसमें डैनिश का मेंशन नहीं है, उसके बाद फ्रेंच है, तो यानी कि 2 1 3 4 हमारा आंसर होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में 2 1 3 4, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? 2 1 3 4। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर, 2 1 3 4। तो आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे देखते हैं। हमने यहाँ पर जो कंपनीज उन्होंने स्टैब्लिश करी उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखा है, आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले कंपनी किसने बनाई? देखो, तो पहली कंपनी जो बनाई उन्होंने बनाई, पुर्तगालियों ने बनाई। कब? 1498 में पहली कंपनी बनाई। उसके बाद जो कंपनी स्टैब्लिश करी है वो स्टैब्लिश करी है ईस्ट इंडिया, जो इंग्लैंड की थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो 1600 में उन्होंने अपनी क्या करी, कंपनी स्टैब्लिश करी है। जो थर्ड जो थे वो डच ने अपनी कंपनी स्टैब्लिश करी इंडिया में। कब? 1602 में।
और चौथी जो कंपनी स्टैब्लिश करी है वो थे डैनिश। डैनिश जो थे उन्होंने क्या किया है अपनी कंपनी स्टैब्लिश 1616 में। तो आप क्या करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे आपसे ऑर्डर पूछ लेगा। ऑर्डर जैसे भी दिया हुआ है, कैसे को कौन आया पहले, तो कंपनियों का जो कंपनियों को कैसे स्टैब्लिशमेंट हुआ वो भी पूछ सकता है आपसे। जो फ्रेंच वाली कंपनी थी वो 1664 में थी। तो आप क्या करें, इसको एक बार इसको सब याद कर लीजिएगा। जो पुर्तगीज 1498 में, इंग्लैंड वाली जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह नेता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आजीवन अध्यक्ष नहीं बन पाया, कौन सा नेता था जो क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आजीवन अध्यक्ष नहीं, मतलब कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाया। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, राजेंद्र प्रसाद, बीजी तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, और ऑप्शन डी है हमारे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो इसमें से जो आजीवन अध्यक्ष नहीं बन पाए कांग्रेस के, राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो थे बाल गंगाधर तिलक। आप याद रखिए कौन, बाल गंगाधर तिलक। कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले से, तो आप याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो कभी भी आजीवन अध्यक्ष नहीं बन पाए कांग्रेस के। ठीक है, हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नदियां दी हुई हैं, कुछ जलप्रपात दिए हुए हैं, क्या करना है, उनका मिलान करना है। तो हमें क्या करना है, इसमें कुछ नदियां दी हुई हैं और कुछ जलप्रपात दिए हैं जिनका मिलान करना है। ठीक है, तो पहला क्या दिया है हमको, नदी शिव समुद्रम। देखिए शिव समुद्रम, धुआंधार, जोग या गुरसप्पा, गौतम धारा दी हुई है नदियों के, ये जलप्रपात हैं और कौन सी नदियों पर वो हैं, तो हमको मिलान करना है। तो शिव समुद्रम जो है, शिव समुद्रम, तो आपको पता होना चाहिए शिव समुद्रम कहाँ पर है। शिव समुद्रम कौन सी नदी पर, शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिव समुद्रम जो कावेरी नदी पर। आप अगर इसको नंबरिंग कर लें, मैंने सही से प्रॉपर लिखा नहीं है, तो आप नंबरिंग कर लेंगे, जो 1 है, 2 है, अगर 3 है, ये 4 है, तो ये भी 1 2 3 4 ही है। तो पहले का जो हमारा का शिव समुद्रम किस पे, कावेरी पे है, शिव समुद्रम हमारी कावेरी पे। दूसरा क्या, धुआंधार। धुआंधार जो जलप्रपात है हमारा किस पे है, ये देखो शिव समुद्रम की जो ऊंचाई है कितनी है, 90 मीटर है। आप इसको भी याद रखें, शिव समुद्र की ऊंचाई जो है 90 मीटर है। उसके बाद धुआंधार, धुआंधार जो हमारा जलप्रपात है वो किस पे है, कौन सी नदी पे है, वो है नर्मदा नदी पे। आप इसको याद रखेंगे, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है, नर्मदा नदी पर। जोग या गरसप्पा, इसके लिए आप हमें ये भी याद रखेंगे कि धुआंधार की जो ऊंचाई है 10 मीटर है, सिर्फ 10 मीटर ऊंचाई है इसकी। जोग या गोरसप्पा जो है वो कौन सी नदी पर है, वो शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर। और इसकी ऊंचाई कितनी है आपको पता है, इसकी ऊंचाई है 255 मीटर, 255 मीटर है, 255 मीटर, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, गौतम धरा, जो गौतम धरा है वो किस नदी पर, दारू नदी पर है। तो आप अब ऑप्शन मैच करिए। ऑप्शन मान लीजिए ये 1 है, ये भी 2 है, ये भी 3 है और ये भी 4 है। तो आपका ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट का सेकंड से, फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का फोर्थ से। तो आप इसमें देखिए ऑप्शन में आपका कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट का सेकंड से और सेकंड का फोर्थ से। तो वो एक ही ऑप्शन आपका मिल रहा है जो मैच करने वाला है। तो फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का फोर्थ से, और किसी में फर्स्ट का सेकंड नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगर आप इसको याद रखिएगा, इनकी हाइट कितनी है ये भी याद रखेंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नीचे दिए गए कुछ बांध हैं और उनसे संबंधित नदियों का मिलान करना है, यानी कि बांध दिए हुए हैं और नदियां हैं, तो कौन सा बांध कौन सी नदी पर है, इसका मिलान करना है आपको। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने इसमें, देखते हैं क्या है हमारा पहला। तो जो बांध है पहला, भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध कौन सी नदी पर है, तिलैया बांध कौन सी नदी पर है, हीराकुड जो बांध है कौन सी नदी पर है, नागार्जुन बांध किस नदी पर है, ये हमसे पूछा हुआ है और नदियों के नाम दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं, जो भाखड़ा नांगल हम सुने हैं, जो भाखड़ा बांध है वो किस पर है, सतलुज नदी पर है। आप इसको क्या करेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, बहुत फेमस है। आप क्या करेंगे, इसको याद रखें, भाखड़ा बांध कौन सी उस पर है, सतलुज नदी पर। ठीक है, और उसके बाद कौन सा हमारा तिलैया बांध। तिलैया बांध किस पे है, तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर है, बराकर नदी पर है। आप इसको ये भी याद रखें कहाँ पर है, जो भाखड़ा नांगल बांध है ये सतलुज नदी पर है, ये पंजाब में है। कहाँ है, पंजाब में। अब इसको याद रखेंगे, पंजाब में। तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर है, ये कहाँ पर है, झारखंड में। यहाँ लिख देता हूँ मैं, झारखंड में, ऐसे आप याद रखेंगे। हीराकुड बांध बहुत फेमस बांध है, ये कहाँ पर है, ये किस पे है, महानदी पर है। हीराकुड बांध है महानदी पर। और ये कहाँ पर है, हीराकुड बांध, ये है उड़ीसा में, ओडिशा में। ठीक है, और नागार्जुन सागर बांध, आपको पता ही है नागार्जुन सागर बांध कहाँ है। इसके बाद एक ही ऑप्शन ही बचा है नागार्जुन सागर बांध के लिए, वो कौन सी नदी पर, कृष्णा नदी पर है। और नागार्जुन सागर बांध कहाँ कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ जाता है।
आंध्र प्रदेश और क्या पड़ जाता है, तेलंगाना। तेलंगाना। तो देखिए हमारा ऑप्शन कैसे बन रहा है, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का कौन सा है, थर्ड बन रहा है, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का जो है फोर्थ, थर्ड का क्या बन रहा है फोर्थ, और फोर्थ का क्या बन रहा है फर्स्ट, यानी कि 2 3 4 1। हम चेक करते हैं हमारा आंसर कौन सा 2 3 4 1 कौन सा हो सकता है। तो हम अपना आंसर चेक करते हैं, हमारा आंसर कौन सा बन सकता है। देखिए ऑप्शन में देखो 2 3 4 1 कौन सा है, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, और इसमें एक दो चीजें आप और याद रखिए, जो दामोदर घाटी परियोजना है, एक दो इंपॉर्टेंट है, जो दामोदर घाटी परियोजना वो कौन सी नदी पर है, आप इसको भी याद रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। कौन सा दामोदर, कौन सा दामोदर, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना ये कौन सी है, ये किस नदी पर है, ये दामोदर नदी पर ही है। मगर आप इसको क्या याद रखेंगे, इसमें कहाँ पर है ये है झारखंड में है, झारखंड और वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, दामोदर घाटी परियोजना कहाँ है, दामोदर नदी पर है, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विली विली से क्या तात्पर्य है। आपसे पूछ रहा है कि विली 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 जो है उससे क्या तात्पर्य है। तो विली विली से क्या तात्पर्य है, ऑप्शन देखा, ऑस्ट्रेलिया के निकट, निकटवर्ती उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये, भूकंप है, अत्यधिक उच्च ज्वार है, भारत के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो विली विली क्या है, आपको इस विली विली क्या होता है, हमने ऑस्ट्रेलिया में क्या थे, क्रिकेटर थे जिनका नाम था गिलक्रिस्ट था, जिनको शॉर्ट में बोलते थे गिली। तो विली किससे संबंधित है, गिली से मान लो। तो कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से, तो ये भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया के निकट क्या है ये, ऑस्ट्रेलिया के निकट क्या है ये, ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात है विली विली। आपको समझ में आएगा, जैसा विली है वैसे हम क्या कर लेंगे, गिली कर लेंगे। गिली कैसे थे, गिलक्रिस्ट, विली और गिली गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के, इसलिए क्या है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है ये। और उनके जो ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम है विली, विली, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ठीक है। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, पहले हमसे ऑप्शन में पूछा है, भारत है क्या, ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी सूडान, सी ब्राजील, डी चीन। तो जो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चीन। देखो भाई, होता क्या है कि इसमें जो चीन है वो क्या है, सबसे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इसका, मूंगफली का। वर्ल्ड का लगभग 41% जो आपकी मूंगफली प्रोड्यूस होती है वो कौन करती है, चाइना करती है। चाइना क्या है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, भारत है। क्या करता है, 14% जो है वर्ल्ड का लगभग लगभग जो मूंगफली का प्रोडक्शन क्या करता है, इंडिया करता है। उसका तीसरा जो आता है वो है यूएसए। तो यूएसए 7% क्या करता है, मूंगफली का प्रोडक्शन करता है। तो आप याद रखेंगे पहले दूसरे तीसरे को। पहला कौन है, चाइना 41%, दूसरा है हमारा इंडिया जो है कि 14% प्रोडक्शन करता है, तीसरा है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की बात करें 7% करता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, कि संविधान के, जो संविधान के किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि जो वोट देने की आयु थी पहले क्या थी, 21 वर्ष थी। कब ये संविधान कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ऑप्शन हमारे पास है 48th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 48वां संविधान संशोधन, 57th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 57th संविधान संशोधन, 61 संविधान संशोधन 61वां, और 63वां संविधान संशोधन। तो आपको पता होना चाहिए ये जो है 61वां जो है संविधान संशोधन था उसके द्वारा कब हुआ था, 1988 में हुआ था। याद रखेंगे डेट भी, 61वां संविधान संशोधन 1988। इससे क्या कर दी गई, जो 21 साल से आयु थी पहले वोट देने की उसको घटाकर क्या कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप इसको याद रखेंगे। कभी भी जब आपसे पूछेगा
21 वर्ष से घटाकर आयु 18 वर्ष कर दी गई वोट देने की, तो आप बोलेंगे 61वां संविधान संशोधन 1988। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है, आप इसको समझने का प्रयत्न करें। ठीक है, प्रशासनिक जो प्राधिकरण है जिसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल्स के निर्णय के विरुद्ध कोई भी पीड़ित सरकारी कर्मचारी निम्न में से किसके सम्मुख अपील कर सकता है? मान लो कोई ट्रिब्यूनल है और कोई सरकारी कर्मचारी उससे पीड़ित है, मान लो उसको निर्णय आया जो कि उस सरकारी कर्मचारी को क्या लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, तो वो किसके सामने जो है अपील कर सकता है? राष्ट्रपति के, सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च उच्च न्यायालय दोनों के। अब आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। प्रशासनिक प्राधिकरण ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध कोई भी पीड़ित सरकारी कर्मचारी निम्न में से किसके सम्मुख अपील कर सकता है? तो वो जो है राष्ट्रपति के सम्मुख जो है अपील नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के भी कर सकता है, उच्च न्यायालय के भी कर सकता है। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो ऑप्शन डी क्या देता है, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों। तो हमारा जो आंसर होगा डी इज दी राइट आंसर। क्या कर सकता है? सर्वोच्च व उच्च न्यायालय दोनों के सम्मुख क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारा? पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय प्रणाली है उसके बारे में दे रखा है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं क्या क्या आते हैं पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में, ये हमसे पूछा गया है। पहली बात तो इसको जानने के पहले हम पंचायती राज के बारे में कुछ जानेंगे। पंचायती राज में क्या करना था? जो लोकतांत्रिक जो है विकेंद्रीकरण करना था। क्या करना था? लोकतांत्रिक, जो गांधी जी की स्वप्न था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करेंगे, जो कि क्या होगा, गांव के पास पावर होगी, उसके ब्लॉक के पास पावर होगी, ऐसे ऐसे पावर्स का क्या बंटवारा कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो देश में बैठे हैं सेंटर में तो वहीं से पूरा 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 देश का शासन चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव में लोगों के पास कुछ पावर्स होने चाहिए जो अपने अधिकारों के लिए जो भी उनको काम करना है कर सकते हैं। तो ये क्या था? पंचायती राज का जो काम था वो क्या करना था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना था, जिसके लिए जो है एक कमेटी बनाई गई नवंबर 1957 में। कब बनाई गई? नवंबर 1957 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। ठीक है, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट भेजी जिसमें उन्होंने क्या किया, हम कैसे जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करेंगे, उसके लिए उन्होंने क्या किया, त्रिस्तरीय प्रणाली बताई, त्रिस्तरीय ढांचा बताया कि हम त्रिस्तरीय कैसे 3 स्तरों में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कैसे उसको डिवाइड किया जाए। ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में, ब्लॉक समिति में। ये ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति या जिला परिषद में, ब्लॉक समिति, जिला परिषद या पंचायत समिति में। या ऑप्शन डी है ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में या जिला परिषद में। देखिए, तो अब आपको इसमें बताना है कि जो जो 3 ब्लॉक बनेंगे, जो टायर बनेंगे, तो कौन कौन से टायर बनेंगे, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो आपके लिए मैंने क्या कर दिया, सुविधा के लिए आपको याद रहेगा, आप ये जो है डायग्राम को क्या कर दीजिए, दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, अब आप क्या रखेंगे? देखिए, सबसे नीचे क्या है? ग्राम पंचायत है, यानी कि ग्राम स्तर पर क्या कर रहे हैं? ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। फिर उसके बाद मध्य स्तर पर जो मिडिल ब्लॉक है हमारा, वो है पंचायत समिति। ठीक है, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, जो मिडल में है वो है पंचायत समिति, और जिले के स्तर पर है जिला परिषद। तो आपको ये चीज क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो हम अब देखते हैं हमारा आंसर क्या हो सकता है। हमने बता दिया आंसर क्या हो सकता है हमारा। देखिए, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति जो है मध्य स्तर पर, जिला परिषद जो है जिला स्तर पर। तो हमारा क्या है? देखिए, ऑप्शन क्या होगा? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उस हिसाब से जो हमने अभी आपको डायग्राम दिखाया है उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी कि आंसर डी इज दी राइट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे। उस जो मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया हुआ है, इमेज जो दिखाई होगी, आप इसको 1-2 बार देखिएगा तो आपको दिमाग में क्लियर हो जाए, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, हम चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 13 जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में दी जाने का प्रावधान है। यानी कि चलो ठीक है, आप मान लो आपकी मातृभाषा हिंदी है, किसी की मातृभाषा मराठी है, किसी की मातृभाषा तेलुगु है, किसी की मातृभाषा कन्नड़ है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा क्या है, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, बेसिक शिक्षा, वो किस में दी जानी है? मातृभाषा में दी जानी है। कौन सा ये अनुच्छेद ऐसा क्या करता है, प्रावधान करता है? तो
पहला है आर्टिकल 349, बी जो है आर्टिकल 350, सी जो है आर्टिकल 350A और डी जो है आर्टिकल 351। तो ये जो है कि मातृभाषा में, अपने मातृभाषा में ही प्राथमिक जो है शिक्षा ये प्राप्त करने का प्रावधान है, ये आर्टिकल कौन सा देता है हमको? 350A, यानी कि आर्टिकल 350A। आप एकदम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मातृभाषा में शिक्षा दी जाने का प्रावधान जो है अनुच्छेद किसमें है? 350A में है। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है संविधान की अनुसूची 6 में जो 6 जो हमारी अनुसूची है, इसमें से कौन से राज्य पर लागू नहीं होता? छठवीं अनुसूची, जो छठवीं अनुसूची है वो इनमें से किस राज्य पर लागू नहीं होता? पहला बोलता असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो आप एक चीज याद रखिएगा, जो छठवीं अनुसूची में है वो कौन है? वो है मैं बताता हूँ आपको एक शॉर्टकट, आप उसको याद रखिएगा, AMTM, यानी कि इसमें क्या? असम, मेघालय, त्रिपुरा और ये मणिपुर, सॉरी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये जो है 6 अनुसूची में क्या है? शामिल है। कौन सा है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आप इसमें से मैच कीजिए कि कौन सा नहीं। असम है, असम है, मेघालय है, मेघालय है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा है, ठीक है। हमारा ऑप्शन डी जो मणिपुर है, यहाँ पर मगर क्या है? मिजोरम को इंक्लूड है। तो मिजोरम, मणिपुर जो है वो छठवीं जो है अनुसूची में नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ये जो है हमारा, इसके ऊपर मणिपुर पर लागू नहीं होता, यानी कि आंसर डी इज दी करेक्ट आंसर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी गुफा जो है किस राज्य में स्थित है? हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? पहला ये बिहार में है, बी उड़ीसा में है, सी राजस्थान में है, डी मध्य प्रदेश में। तो हाथी गुफा जो है किस राज्य में स्थित है? आपको याद रखना होगा कि हाथी गुफा जो है वो कहाँ स्थित है? वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आप इसको याद रखेंगे। जो हाथी गुफा कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा क्या है? भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो भारत में रेडियो प्रसारण का जो प्रारंभ हुआ किस वर्ष हुआ? ये क्वेश्चन हमसे। पहला बोलता है 1927 ईस्वी में, बी जो है 1930 ईस्वी में, सी जो है 1936 ईस्वी में, डी है 1957 ईस्वी में। तो भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ? देखो इस ऑप्शन में जो है रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ, अगर मुझे मारना हो तो मैं मार दूंगा कौन सा? 1927। मगर अगर इस ऑप्शन में 1923 होता तो मैं क्या करता? 1923 मारता। क्यों मारता? देखिए भारत में जो रेडियो का प्रसारण जो है 1920 के दशक में स्टार्ट हुआ। तो पहली बार जो रेडियो का प्रसारण हुआ हमारे यहाँ 1923 में हुआ। कहाँ हुआ? 1923 में। ये क्या हुआ? मुंबई में। ये हुआ मुंबई में, रेडियो क्लब में, मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा, मुंबई के रेडियो के क्लब के द्वारा प्रसारित हुआ। कब हुआ? 1923 में। उसके बाद 1923 के बाद होता है ये कि 1900 जो है 27 में, 1927 में दो इंडिविजुअल लोग थे। क्या थे? दो इंडिविजुअल यानी कि निजी स्वामित्व वाले लोग थे। उन्होंने क्या करा? चालू करी रेडियो का उनके पास क्या था? दो ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा को आरंभ करा 1927 में, ठीक है। तो उसके बाद क्या करती गवर्नमेंट? 1930 में उनको क्या करती है? एक्वायर कर लेती है, उनको ले लेती है। 1930 में उनको ले लेती है और आगे चलता है तो 1936 में जो है इसका नाम बदल कर क्या कर देता है? ऑल इंडिया रेडियो। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो। देखिए ये 1930 ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्या करती है? एक्वायर कर लेती है। 1927 में जो है ये जो दो इंडिविजुअल थे मुंबई और कोलकाता के निजी स्वामित्व वाले दो ट्रांसमीटरों का क्या करती है? प्रसारण सेवा शुरू करते हैं लोग। उसके बाद 1930 में उन प्रसारण जो करते थे दो ट्रांसमीटर, उनको क्या कर लिए? गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया 1930 में। 1936 में जो इसका नाम क्या रखते हैं? 1936 में इसी का नाम रख दिया जाता है ऑल इंडिया रेडियो। तो अगर ऑप्शन में देखो 1927 है तो हम करेक्ट मार के आगे बढ़ जाएंगे, मगर अगर ऑप्शन में 1923 भी है तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1923, क्योंकि पहली बार जो है ब्रॉडकास्टिंग जो करी थी मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था रेडियो का प्रसारण 1923 में। तो आपको मुझे लगता है ये समझ में आ गया बड़े आसानी से। आप इन चीज़ों को याद रखिएगा और बड़े आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? वेंचुरी मीटर। देखो वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है? हमसे क्वेश्चन पूछा है कि वेंचुरी मीटर जो है उससे क्या मापा जाता है? हमारा है वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है, ठीक है। वेंचुरी मीटर से ग्रहों की चाल मापी जाती है। ऑप्शन बी द्रव का प्रवाह, ऑप्शन सी द्रव का तापमान, ऑप्शन डी द्रव का त्वरण। यह है त्वरण होगा, सॉरी, ठीक है।
अब इसमें आपसे वेंचुरीमीटर से क्या मापा जाता है? क्या वेंचुरीमीटर से क्या मापते हो? वेंचुरीमीटर से आप ग्रहों की चाल मापते हो, एकदम गलत। द्रवों का प्रवाह मापते हो, यही हमारा क्या हो जाएगा? वेंचुरीमीटर से हम क्या करते हैं? द्रवों का प्रवाह मापते हैं। ठीक है, द्रवों का तापमान नहीं मापते, द्रवों का वो नहीं मापते। मैं दिखाता हूँ कैसे मापन होता है। देखिए, आप ये पाइप देख रहे हैं, ये पाइप आपको दिख रही होगी, दिख रही है। तो ये जो है यहाँ पर जो है ये वाला हमने क्या करें? वेंचुरी मीटर दो पाइप्स में लगा दी, और यहाँ पर आप एक मीटर देख रहे हो जुड़ा हुआ है। तो किस मतलब स्पीड से द्रवों का प्रवाह हो रहा है, तो इससे क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पर जो लगा के वेंचुरी मीटर लगा के, यहाँ पर लगा है वेंचुरी मीटर दो पाइप्स के बीच में, और यहाँ पर डिजिटल मीटर लगा हुआ, जिससे क्या होगा? पता चलता है कि द्रवों का प्रवाह कितना है। तो आपको समझ में आ गया द्रवों का प्रवाह वेंचुरी मीटर से पता लगा। तो मान लो पाइप है, बीच में से कहीं कट जाए, तो यहाँ पता चलेगा कि कहीं ना कहीं से लीक है, और यहाँ पर क्या प्रवाह कम हो गया। मान लो तेल की पाइप है, किसी ने पाइप तोड़ के चोरी कर रहा है, तो जो वहां से शुरुआती दौर में द्रवों का प्रवाह था, क्या यहाँ पर वही प्रवाह आ रहा है कि या तो यहाँ पर प्रवाह कम हो रहा है? अगर प्रवाह कम हो रहा है तो इनसे समझ जाएंगे कहीं ना कहीं पाइप में लीक है, या तो कहीं ना कहीं पाइप से चोरी हो रही है। समझ गए? आपको डायग्राम से क्या होगा? वेंचुरी मीटर का समझ में आ गया होगा यूज क्या है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है? जो द्रव में है, पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है? अणुओं के मध्य विद्युत बल, अणुओं के मध्य सहसंजक बल, अणुओं के मध्य जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, या ऑप्शन डी असमंजक बल। तो क्या होता है? तो जो आंसर हमारा करेक्ट है वो होता है अणुओं के बल जो है, अणुओं के मध्य सहसंजक बल, इसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स कैसे? कौन सा फोर्स? एडहेसिव फोर्स। मान लो ये दो दो इसमें है, तो इनमें जो एक दूसरे को चिपकने की जो क्षमता होती है, एक दूसरे को पकड़ने की क्षमता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स या सहसंजक बल। तो जो द्रव में जो पृष्ठ तनाव होता है किसकी वजह से होता है? सहसंजक बल की वजह से होता है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर किसी, मान लो किसी एक गेंद को, ये हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल क्या होता है? क्षैतिज होता है। क्षैतिज दिशा में फेंका जाए तो उसको किस एंगल पर फेंकें कि अधिकतम जो हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज दिशा में क्या करे? अधिकतम दूरी तय करे। क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर एक गेंद है, उसको हम क्षैतिज दिशा में, हॉरिजॉन्टल दिशा में फेंक रहे हैं, तो कौन से एंगल पर उसको फेंकें कि वह क्या करे? अधिकतम जो है क्षैतिज दिशा में दूरी तय करे। तो हमको ऑप्शन दे रखा 45 डिग्री, यहाँ पर देखो डिग्री नहीं दिया हो, मैं लगा देता हूँ डिग्री। क्या है? 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, आप समझ लीजिएगा कि 45 डिग्री है ये है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, और क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री ये डिग्री है। ठीक है, तो आपको कौन से उस पर फेंकना है? अगर आप जो है 45 डिग्री पर फेंकोगे तो आप क्या करोगे? ऐसे जो है बहुत लंबी दूरी तय करोगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अगर सबसे अधिकतम दूरी तय करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 45 डिग्री में से फेंकना पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुष्क बर्फ जो है, शुष्क बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, पारा को कहते हैं, या हरा कशिश को कहते हैं? तो आपको ये याद रखेंगे कि जो शुष्क बर्फ है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को नहीं कहते, पारा को नहीं कहते, हरा कशिश को नहीं कहते। वो हम कहते हैं किसको? कार्बन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है कि CaOCl2 एक यौगिक कंपाउंड है, जिसका रासायनिक सूत्र के लिए रासायनिक सूत्र को हम क्या कहते हैं? ठीक है, CaCO2 एक यौगिक कंपाउंड के लिए रासायनिक सूत्र है जिसे समान रूप से जाना जाता है, यानी कि CaOCl2 को समान रूप से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? क्या इसको सोडा बोलते हैं, चूना बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका नाम, या प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है? तो आपको बताना है CuCl2 किसको बोला जाता है। तो आपको याद रखेंगे, CO जो Cl2 है उसको सोडा नहीं बोलते, चूना भी नहीं बोल सकते, ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते, उसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको करिए, ध्यान से करेंगे। कौन सा देश बिम्स्टेक का हिस्सा नहीं है? ठीक है, कौन सा देश जो है बिम्स्टेक का हिस्सा नहीं है? चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक इमेज दिखाता हूँ, आप इमेज को समझिए, आपको क्या होगा अच्छे से समझ आए। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक में क्या क्या देखो, बिम्स्टेक जो का फुल फॉर्म क्या है? पहले बात तो ये जानना है,
द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। कई बार पूछ लेता है, आप इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। कई बार पूछता है, भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या है, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, अब इसको कब फाउंड किया गया था, 1997 में फाउंड किया गया था। बैंकॉक जो डिक्लेरेशन थी वहां पर किया गया था। और आपको देश दिख ही रहे हैं, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें एक चीज आपको नहीं दिख रही, जो ऑप्शन में चाइना था, तो चाइना इसमें नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चाइना ही हो जाएगा। अब देखिए 7 मेंबर्स कौन कौन से हैं, हम इसको देख लेते हैं ध्यान से एक बार। 7 मेंबर में क्या है, इंडिया, हमारा इंडिया है यहाँ पर, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, और कौन है, देखिए थाईलैंड और श्रीलंका है। ठीक है, क्या है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। ठीक, और फर्स्ट समिट कहाँ रखी गई थी इसकी, इसको भी याद रखिए। फर्स्ट समिट थी हमारी थाईलैंड में हुई थी। फर्स्ट समिट कहाँ हुई थी हमारी, थाईलैंड में हुई थी, यहाँ देखो यहाँ। और श्रीलंका जो है करंट अभी जो है चेयर है, श्रीलंका के पास जो है करंट चेयर है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इम्पोर्टेंस ऑफ बिम्स्टेक क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इसको जानिए। एक बार हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, बिम्स्टेक का इंपॉर्टेंस हम देखते हैं। ठीक है, तो अकाउंट करता है 22% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो बिम्स्टेक में देश हैं क्या करते हैं, वर्ल्ड के 22% जो है पॉपुलेशन को क्या करते हैं, ये अकाउंट करते हैं। यानी कि इसमें जो इंक्लूडेड है 22, वर्ल्ड के 22% पॉपुलेशन है टोटल। और जो कंबाइंड जो है इनकी जीडीपी है बिम्स्टेक देशों की कितनी है, 2.7 ट्रिलियन। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेडेड गुड्स क्रॉस बे एवरी ईयर। देखिए ये बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर, तो क्या होता है, यहाँ से जो गुड्स जाते हैं लगभग कितना है इसमें, 1/4। यहाँ से क्या आते हैं, 1/4, लगभग वर्ल्ड का जो है 25% जो है माल यहाँ से गुड्स जाते हैं, यहाँ बे ऑफ बंगाल से होते हुए। ठीक है, ये इसलिए इसका जो है इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। 6 फोकस एरिया क्या है इसमें, ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, टूरिज्म और फिशरीज है। तो आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा क्या क्या है बिम्स्टेक के बारे में, छोटी छोटी सारी जानकारी। तो हम चलते हैं अपना क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन था कि बिम्स्टेक देश का कौन सा मेंबर नहीं है। तो आपको क्या पता चला, बिम्स्टेक देश का मेंबर कौन सा नहीं है। जो बिम्स्टेक जो संस्था है उसका मेंबर कौन नहीं है, कौन सा देश नहीं है, तो आपको पता चल गया होगा चाइना जो है बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मैं इस चीज़ को इसलिए इंक्लूड करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए जानकारी। मैं एक चीज़ बताऊंगा तो आपको क्या लिखा लिखा मिलेगा, बहुत सारी चीज़ अच्छे से आप समझ पाएंगे। आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप क्या कर पाएंगे, इसको अच्छे से 2-3 बार देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉरी, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की जो है सीमा किससे लगती है, नेपाल से लगती है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो अब आप बताइए कितने जिलों की लगती है, 6 जिलों की लगती है, 7 जिलों की लगती है, 8 जिलों की लगती है। तो उत्तर प्रदेश से जो है 6 जिलों की सीमा किससे लगती है, नेपाल से लगती है। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी देखो अभी विवाद भी चल रहा है और यूपी के पेपर में आ सकता है कि कितने की लगती है, क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम सीमा लगती है इसकी। तो लगती कौन कौन से जिलों से है, आपको याद रखेंगे, कौन सी, गोरखपुर से लगती है, गोरखपुर से लगती है, गोरखपुर से लगती है। ठीक है, दूसरी कौन सी लगती है, महाराजगंज से लगती है, और तीसरी लगती है बहराइच से, चौथी लगती है बलरामपुर से। ठीक, किससे लगती है, बलरामपुर से, बलरामपुर से लगती है। उसके बाद में लखीमपुर खीरी से लगी, लखीमपुर खीरी से लगती है जो सीमा लगती है, और पीलीभीत से। तो ये जो हो गए जो 6 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी सीमा लगती है नेपाल से। तो आपको आशा करता हूँ सही से समझ में आ गया होगा सारी चीजें। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है, भारत में सबसे बड़ा रामसर या वेटलैंड जो साइट है स्थित है। ठीक है, कौन सी जो वेटलैंड साइट है जो सबसे बड़ी है। तो हमको ऑप्शन दे रहे हैं, वेमनाथ जी लेक, या भीतरी कनिका मैंग्रोव, कोलेरू लेक, या भोज वेटलैंड। तो भारत में सबसे बड़ा रामसर जो वेटलैंड है वो कहाँ पर है, केरला में जो है वेमनाथ, कौन सा, केरला का वेमनाथ लेक जो है वो सबसे बड़ा वेटलैंड है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेमनाथ में क्या, दलदली जमीन होती है, दलदली जमीन, जैसे यहाँ पर है बीच में कुछ सामने सामने पूरी अगल बगल में दलदली जमीन। तो आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, आप इसको याद रखिएगा। देखो ये भारत की जो है रामसर साइट्स हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें कहाँ पर है केरला, देखो ये यहाँ पर है केरला,
ये केरला है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर केरला, ये वेमनाथ जो है वेटलैंड है, वेमनाथ जो है कोल्ड वेटलैंड है, ठीक है। ये सबसे बड़ा जो है भारत का सबसे बड़ा क्या है, वेटलैंड है, ठीक है। तो हमारे वैसे टोटल जो है हमारे भारत में जो रिकॉग्नाइज करी गई 27 जो है वेटलैंड को वो किया गया, मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इनको 27 को जो संरक्षित किया गया है, मान्यता नहीं, संरक्षित किया गया है। अब जो सबसे पहला कौन सा था, सबसे पहला आपको याद रखना होगा, तो उड़ीसा का जो था, उड़ीसा का, तो आप याद रखेंगे जो सबसे पहले जिनको संरक्षित किया गया था वो चिल्का लेक थी, चिल्का लेक थी। और राजस्थान का कौन सा था, केवला देव पार्क। ये देखिए, ये जो दो थे इनको सब, सॉरी, ये जो दो थे इनको सबसे पहले क्या किया गया था, संरक्षित किया गया था, ये चिल्का लेक को और ये केवलादेव पार्क को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा, तो किसको किया गया था, तो चिल्का लेक को और केवलादेव पार्क को सबसे पहले जो रामसर के तहत संरक्षित होने वाले ये दलदल थे। तो आपको समझ में आ गया होगा। और जो ये वेमनाथ लेक है इसकी जो पूरी एरिया कितना है, ये है 1512.5 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1512 स्क्वायर, 1512.5 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, ये क्या है, इसकी पूरा एरिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, मैं यही आपको बताना चाह रहा था। देखिए, भारत में सबसे बड़ा वेटलैंड साइट कौन सा है, वो है वेमनाथ लेक, ठीक है। ये कहाँ पर है, केरला में। और आपको मैंने बता दिया 27 जो है वेटलैंड साइट जो है क्या है, संरक्षित है, रामसर साइट जो है संरक्षित है, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार देख लीजिए, जिसमें वोलर लेक है, होकेरू वेटलैंड है, ये सब सारी चीज़ें हैं, आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपको याद रहेगा, इससे इंपॉर्टेंट है यहाँ का। राजस्थान का देख लीजिए, यहाँ पर जो गुजरात का देख लीजिए, भोज वेटलैंड देखो एमपी में है, सिंगल आपको वहाँ ऑप्शन में दिया रखा है। अगर आपसे पूछ ले भोज वेटलैंड कहाँ है, पर तो एमपी में है, तो आप इस चीज़ को क्या करेंगे, याद रखेंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस विटामिन की कमी की वजह से रिकेट्स होती है, ठीक है। किस विटामिन के कमी की वजह से क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है, आपसे ये क्वेश्चन किया गया है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कौन से विटामिन की कमी की वजह से क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर डी। अब रिकेट्स रोग में होता क्या है, रिकेट्स रोग में होता है जो एक्चुअल बच्चों में होता है सबसे। इसमें क्या होता है, हड्डियां होती हैं, जो हड्डियां और बोन क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। ये रिकेट्स रोग किसमें होता है, बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। और किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की वजह से, कमी की वजह से होता है। आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन से भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रकार नहीं है, कि मतलब भारतीय शास्त्रीय संगीत यानी कि म्यूजिक का, भारतीय जो है शास्त्रीय संगीत जो है म्यूजिक है उसका प्रकार नहीं है। ध्रुपद, ध्रुपद है क्या, धमार, तराना या डमाली। तो आपको पता होगा ध्रुपद भी जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत का क्या है, प्रकार है। बी जो है धमार भी है, तराना भी है। तो अब ऑप्शन हमारा बचा कौन सा, ऑप्शन डी, ये जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रकार नहीं है। ये क्या है, एक डांस फॉर्म है, कहाँ का, ये एमपी का एक डांस फॉर्म है, आप इसको याद रखेंगे। जो डमाली है, डमाली, ये एमपी का क्या है, एक डांस फॉर्म है, ठीक है। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, जो खट्टा स्वाद आता है अगर हम कुछ खाते हैं, तो खट्टा स्वाद की कोशिकाएं जीभ में कहाँ पर स्थित होती हैं। तो हमको कैसे पता चलता है खट्टा है, तो खट्टा स्वाद की कोशिकाएं जीभ में कहाँ पर स्थित होती हैं। ऑप्शन ए है जीभ की नोक पर, जीभ के दोनों ओर, जीभ के मध्य भाग पर, या ऑप्शन डी जीभ के पीछे। तो खट्टा स्वाद अगर आपने कोई चीज खाया कि खट्टा है कि कैसा है, आपको कैसे पता चलता है, जीभ में कहाँ पर पता चलता है। तो जीभ के नोक पर होती है, या आगे जो फ्रंट में होगी, जीभ के दोनों तरफ हो गई, या जीभ के मध्य भाग में हो गई, या जीभ के पीछे। तो मैं आपको क्या करता हूँ, एक इमेज दिखाता हूँ, आप यहाँ से एकदम अच्छे से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। देखिए, खट्टे वाली जो बात आ गई, कहाँ आ गई, अगर हमने खट्टा खाना खाया मानिए, तो जो अगर कड़वा जो होगा, कड़वा चीज हमको कहाँ से पता है, पीटर, जीभ के पीछे से, ठीक है। पीटर, जो शोर है ये वाला हमको यहाँ से पता चलता है, सॉल्टी जो है हमको यहाँ से पता चलता है, और जो स्वीट है, जो मीठा चीज है, हमको क्या पता चलता है, आगे से, ठीक है, आगे से। और इसको आप याद रखिए। और जो चीज है इसमें, हम खट्टे की बात कर रहे थे, खट्टे का देखो ये जो है यहाँ से पता चलता है, यानी कि क्या होता है, जीभ के दोनों, जो दोनों तरफ से हमको क्या पता चलता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, शोर मतलब क्या होता है, खट्टा। दही क्या होता है, खट्टा होता है,
उसको बोलते हैं शोर। तो अब देखिए बिटर जो है वो पीछे से पता चलता है हमको, सॉल्ट वाले जो ज़्यादा सॉल्ट हो गई तो हमको क्या यहाँ से पता चलता है, इस जगह से सॉल्ट वाले पता चलते हैं। और जो मीठा चीज़ है हमको क्या पता चलता है, यहाँ से पता चलता है। आपको समझ में आ गया, मीठा चीज़ कहाँ से पता, यहाँ से पता चलता है। और खट्टा जो है यहाँ से पता चलता है। तो आपको इमेज से समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में, हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था कि खट्टी चीज़ें जो है हमको कहाँ से पता चलती हैं। खट्टी चीज़ें जो जीभ की दोनों ओर से पता चलती हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन है। यानी कि केले के सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी केरला, डी तमिलनाडु। अगर आपने साउथ इंडिया की मूवी देखी होगी, जो तमिल मूवी होती है उस पर क्या करते हैं लोग, कभी पूजा होता है तो वहाँ पर पत्ते, केले के पत्ते जो है केले के पत्ते वहाँ पर लगाए जाते हैं, केले का पेड़ काट के, आपने देखा होगा। या आपने देखा होगा खाना खाते हैं तो केले के पत्तर पर खाते हैं। तो ये क्या होगा, वहाँ से आपको क्या पता चल जाता है कि केले का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कहाँ होता है, तमिलनाडु राज्य में होता है। कर्नाटक में क्या होता है आपको पता है, कॉफ़ी होती है, कर्नाटक में कॉफ़ी। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, गन्ना होता है, यानी कि चीनी होती है। केरला में क्या होता है, केरला में जो है आपको पता है मसाले होते हैं, सबसे ज़्यादा मसाला होता है केरला में। तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो केले का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तमिलनाडु राज्य में होता है। ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर हमारा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो 2011 की जनगणना हुई, ठीक है, के अनुसार भारत में कौन से राज्य की साक्षरता सबसे कम है। यानी कि जब 2011 की जनगणना हुई तो उसमें भारत की साक्षरता जो साक्षरता सबसे कम रही कौन से राज्य की, ठीक है। तो वो थी क्या, बिहार की, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, झारखंड की। तो आपको पता होना चाहिए जब 2011 की जनगणना हुई उसके आधार जो भारत की सबसे कम साक्षर राज्य था कौन सा, बिहार। कौन सा सबसे कम साक्षर राज्य था, कौन सा, बिहार। तो बिहार में जो साक्षरता दर थी वो थी 61.80%। तो ये साक्षरता दर थी बिहार की। और आप देखे जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा था, वो था केरला। केरला, वहाँ पर साक्षरता कितना थी, 94.05%। 94.05%, इतने लोग साक्षर थे, ये पहला था। और दूसरा जो था सबसे साक्षर था कौन सा, मिजोरम। वो कौन सा था, मिजोरम। वहाँ पर थे 91.33% लोग क्या थे, साक्षर थे। और सबसे कम बिहार। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। देखिए ये क्या है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। तो अब देखिए ये क्या देख, हमको एक वो दे रखी है डायग्राम। देखिए इसमें हम अगर हम देखते हैं, अगर हम ये देखते हैं तो क्या है, ये जो है 75 से कम वाले हैं, ये 75 से, ये वाली जो है 75 ज़्यादा वाले हैं, ये जो हमको जो बैग मतलब पूरा दिख रहा है 80 टू 85 वाले हैं, 85 से 90। और सबसे ज़्यादा डार्क दिख रहा है 90 से ऊपर। तो आप देखिए ये सबसे ज़्यादा डार्क कहाँ है, ये केरला में दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो आप क्या कर सकते हैं, इससे आप पता लगा सकते हैं कि साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है। देखो 90 से ऊपर वाले ये क्या है, ये साक्षरता। और कहाँ पर है, इस ये ज़्यादा वाले देखिए गोवा में भी, गोवा में लगभग 80 से 90% के बीच में है। और सबसे ज़्यादा डार्क देखो मिजोरम में है, यानी कि क्या करना है, यहाँ पर भी साक्षरता जो है 90% के ऊपर है। उसके बाद देखिए आप सब, ये जो 80 से 85% जो हिमाचल प्रदेश है हमारा, हिमाचल प्रदेश 80 से 85 के बीच में आता है। सिक्किम जो है 80 से 85 के बीच में। महाराष्ट्र में भी जो साक्षरता दर 80 से 85 के बीच में। गुजरात में जो साक्षरता दर दिखा रही है हमें वो कितना है, लगभग वो 75 से 80% के बीच में है। तो आप इसको देख के क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं साक्षरता कहाँ पर कितनी है। दिल्ली में देखिए साक्षरता कितनी है, दिल्ली में जो साक्षरता है 80 से 90% के बीच में जो है साक्षरता दर दिल्ली में है। तो ये इससे आप क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा लेंगे। इससे अंदाजा क्या लगा लेंगे, आपको समझ में आ रहा है साक्षरता दर कहाँ पर कितनी है। और भारत की साक्षरता दर कितनी रही, 72.99% रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन जो हमारा है, आर्टिकल 324 किससे संबंधित है। क्या आर्टिकल 324 वित्त आयोग से संबंधित है, ऑप्शन बी जल आयोग से संबंधित है, ऑप्शन सी चुनाव आयोग से संबंधित है, ऑप्शन डी जो है विधि आयोग से संबंधित है। जो तो हमारा जो ऑप्शन है, हमारा आंसर होगा वो किससे संबंधित है, आर्टिकल 324 जो है चुनाव आयोग से संबंधित है।
तो आज के हमारे जो 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे लगेंगे होंगे और बड़े आसानी से आप समझ पाए होंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्या करते हैं, आज के अपने सेशन का अंत करते हैं। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को बताइए। तो इससे क्या होगा, उनको भी क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको भी बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलेंगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।